तो यहाँ पे जो सल्फाइड सॉल्ट की हम लोग बात करते हैं, सल्फाइड सॉल्ट की, तो सल्फाइड सॉल्ट में, एक मिनट रुकना तुम लोग यहाँ पे, जितना मैक्सिमम मैं सही कर सकता हूँ। अभी आज केबल से भी कनेक्टेड है मेरा इंटरनेट, तो जो भी स्पीड आ सकती है मैक्सिमम वो आपको मिल रही है ना। तो सल्फाइड सॉल्ट में क्या होगा, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी के बारे में सबसे पहले लिखेंगे सॉल्बिलिटी। और सॉल्बिलिटी में क्या है कि लिखो आप ऑल अल्कली मेटल sulfides are water soluble, all alkali metal sulfides are water soluble, यहां तक नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हटा देना, are water soluble, ठीक है। अमोनियम सल्फाइड्स are also water soluble, rest of the sulfides are sparingly soluble और insoluble। बाकी सभी के या तो स्पेरिंगली का मतलब होता है कम कम डिजोल्व होना, है ना, कम डिजोल्व होते हैं, या तो सबके कम डिजोल्व होंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर वो इनसॉल्युबल हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से रहेगा, है ना, ये रहने वाला है। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं या फिर इनसॉल्युबल होते हैं, ये आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से रहने वाला है। ठीक, कर लो, ये रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग लैब टेस्ट पढ़ते हैं। इसमें जो हमारे लैब टेस्ट हैं वो कैसे होंगे, उस लैब टेस्ट को पढ़ लेते हैं। लैब टेस्ट में लैब टेस्ट की अगर बात करें तो लैब टेस्ट की अगर बात करते हैं तो आपको जो सल्फाइड सॉल्ट दिया जाएगा, SO3 नेगेटिव सॉल्ट होगा, उसमें जब आप डाइल्यूट HCl मिलाओगे, ठीक है, डाइल्यूट HCl को आप मिला दोगे तो क्या बनेगा, तो आपको ये SO2 गैस प्रोड्यूस करके देगा, है ना। अब SO2 गैस का जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसा होता है, वो होता है सफोकेटिंग गैस with smell of बर्निंग सल्फर, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, है ना। बर्निंग सल्फर की स्मेल के साथ क्या होगा, ये आपको दिखाई देता है, मतलब ये है एक तरह से सफोकेटिंग गैस है, मतलब ऐसी नहीं है, जहरीली तो नहीं कहते, जहरीली गैस का मतलब है जिसको इनहेल करने के बाद डेथ हो जाए, है ना, वैसा गैस नहीं है, ठीक है। और लेकिन हाँ, ये गैस कैसा है, ये गैस ऐसा है जिसमें हम कहते हैं सफोकेटिंग गैस विद बर्निंग सल्फर की जैसी स्मेल इसमें आती है, ठीक है। तो इसको नोट करो आप लोग, है ना, नोट करो, मैं एक बार देख लेता हूँ और चीजें सब। सल्फर की स्मेल कैसी होती है, बर्निंग सल्फर की स्मेल जो होती है वो पेट्रोल का जो जलना होता है ना वैसा दिखाई आता है ना, पेट्रोल का जलना जो होता है वैसा। आज का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, ठीक है, ओके, ये रहेगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, चलो देखो जरा, बेसिकली क्या होगा कि अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से अगर आप इसको जो है ना रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से,
रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ऑन पासिंग SO2 गैस into lime water comma milkiness appears on passing excess of SO2 gas into the lime water milkiness disappears due to the formation of soluble bisulfides। सेम टेस्ट है जो टेस्ट आपने उसमें पढ़ा था, जो टेस्ट आपने किसमें पढ़ा था, जो टेस्ट आपने CO2 गैस का पढ़ा था, वही टेस्ट जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। किसमें? SO2 के केस में सेम केस है, सेम आपको केस यहाँ पे लगेगा। ठीक है, क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर SO2 गैस को अगर हम क्या करें, SO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में पास करें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? वो होता है लाइम वाटर। इसमें पास करें तो आपको मिलेगा CaSO3 गैस का, ये आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, है ना, ये आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या करेगा? अगर आपने यहाँ पे SO2 गैस को आपने एक्सेस में कर दिया तो ये क्या करेगा? CaHSO3 होल ट्वाइस का ये सॉलेबल बन जाएगा। ये जैसे बाइकार्बोनेट बना था ना HCO3 वाला, वैसे यहाँ बाइसल्फाइड जो होगा वो सॉलेबल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बाइसल्फाइड जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो सॉलेबल हो जाता है। वैसे ही क्या होगा अगर हम SO2 गैस को बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में क्या कर देते हैं? पास कर देते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन क्या कहलाता है? ये बरीटा वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है? बरीटा वाटर कहलाता है ना। बरीटा मतलब होता है हैवी, है ना। बेरियम जो होता है वो कैसा होता है? हैवी होता है। तो हैवी की वजह से क्या होता है, हम इसको जो है ना बरीटा वाटर बोलते हैं। तो बरीटा वाटर में अगर पास करोगे तो ये बनाएगा BaSO3 का, यहाँ पे गैस मत करना, सॉरी सॉलिड करना, गलत लिख गया हूं मैं, यहाँ पे भी लिख देना सॉलिड। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, इसी का हमको मिल्कीनेस मिलता है। ये मिल्कीनेस जो आता है इसी का मिलता है। और जब आप SO2 गैस को क्या करते हो, इसमें SO2 गैस को जब आप एक्सेस में पास करते हो, है ना, SO2 गैस को जब आप एक्सेस में पास करते हो तो ये क्या होता है? ये BaHSO3 का होल ट्वाइस का सॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है ना। इस तरीके से सॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, नोट करो आप लोग इसको, फटाफट नोट करो। मिल्कीनेस कब डिसअपियर होगा? मिल्कीनेस डिसअपियर कब होगा? मिल्कीनेस तब डिसअपियर होगा जब आप एक्सेस में जो है ना वो करोगे, पास कर दोगे, है ना। एक्सेस में अगर पास कर दोगे तो मिल्कीनेस क्या हो जाएगा? वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक्सेस में पास कर दोगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा।
ठीक है। सो मिल्कीनेस तब डिसअपियर होगा जब आप उसे क्या करोगे, एक्सेस में पास कर दोगे, तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से ये हो जाएगा। नाउ अब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें, और नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो क्या होगा उसको देख लेते हैं। देखो हाँ, कल की रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा, है ना, कर लो। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और देख लेते हैं। बेसिकली एक चीज और भी है कि जैसे SO2 गैस जो होता है, SO2 गैस जो होता है, SO2 गैस जो होता है उसको पानी में अगर डिजोल्व करोगे तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है H2SO3 बनाता है। इस H2SO3 में, है ना, इस H2SO3 में क्या करोगे, ठीक है, इस H2SO3 में क्या करोगे, अगर आप BaCl2 मिला दोगे, BaCl2 मिला दोगे तो क्या बनेगा, BaSO3 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, डाइल्यूट HCl में, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो डाइल्यूट HCl में क्या हो जाता है, ये सॉल्युबल हो जाता है, यहाँ पे सॉल्युबल हो जाएगा, डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl में ये सॉल्युबल हो जाएगा। हाँ, अब ऐसे ही क्या होगा अगर हम SO3 गैस की बात करें, SO3 गैस की बात करें तो SO3 गैस क्या करेगा, H2O से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। तो BaCl2 से रिएक्शन कराओगे तो ये BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है ना वो क्या करेगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होता है वो कॉन्सनट्रेटेड HCl में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड HCl में सॉल्युबल होता है, ये कॉन्सनट्रेटेड HCl में क्या होता है, सॉल्युबल हो पाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये जो SO2 वाला है, SO2 क्या कर रहा है, SO2 वाला H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO3 और BaSO3 बना रहा है और ये सॉल्युबल हो रहा है। मैं ऐसा क्यों सिखा रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं। अभी आपने देखा था, आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया था, BaSO3 बनाया था BaSO3, है ना। तो जो BaSO3 आप जो बना रहे थे इसके केस में, ये BaSO3 हो सकता है डाइल्यूट एसिड में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। BaSO3 हो सकता है कि डाइल्यूट एसिड में डिसॉल्व हो जाए, और डाइल्यूट एसिड में अगर डिसॉल्व हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको पता ना चले, बिकॉज जो रेडिकल आप टेस्ट कर रहे हो, वो रेडिकल वास्तव में कौन से टेस्ट कर रहे हो, वो डाइल्यूट एसिड वाले रेडिकल ही आप टेस्ट कर रहे हो। तो जो जब डाइल्यूट एसिड वाले रेडिकल आप टेस्ट कर रहे हो तो ये मे बी पॉसिबल कि बने, और बनने के बाद डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल हो जाए, तो आपको समझ में नहीं आए कि BaSO3 बना था। तो हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए एक होता है कि हमें BaSO4 बना लेना चाहिए। मतलब हमें क्या करना होता है कि हमें BaSO3 को BaSO4 में भेजना चाहिए। उसका क्या फायदा होता है, अगर हमें ये शक हो रहा है, कि BaSO3 बना था और वो हमें दिखाई नहीं दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ऑक्सीडाइज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, BaSO4 बना सकते हैं। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है और ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ना। यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो केवल किसका डिफरेंस है, एक प्लस ऑक्सीजन एटम का डिफरेंस है। अगर हम एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे जोड़ दें, तो वो ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, वो ऑक्सीजन एटम इसको BaSO4 में पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पर हो जाता है। और ये थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हो कि ये थोड़ा ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा, ये थोड़ा सा कम कोवेलेंट है, तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर BaSO4 को थोड़ा सा क्या करना, कंसंट्रेटेड HCl में डिसॉल्व करना पड़ेगा, और इसको किस में करना पड़ेगा, डाइल्यूट में करना पड़ेगा। ऐसे करके आप समझ सकते हो। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, BaSO3 को ऑक्सीडाइज किससे कर सकते हो, BaSO3 को आप क्या करो, एयर में हीट कर दो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दो, तो भी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो भी ये BaSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना।
और अगर आप इसको किससे रिएक्ट करा दो, इसको आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करा दो, Br2H2O, इससे रिएक्ट करा दो, तो ये भी क्या होता है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा BaSO4 बना देगा, ऐसे करके, है ना। इसकी रिएक्शन अगर आप किससे करा दो, इसकी रिएक्शन आप HNO3 से करा दो, है ना। आप जानते हैं कि HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या आप अभी यहाँ पे H2O2 से भी करा सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करा दो, H2O2 से करा दोगे तो क्या बनाएगा, तो भी ये BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या कर देगा, बना देगा, तो भी ये BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा, नोट कर लो आप इसको, है ना, इस तरीके से। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है ना वो आपको यहाँ पे बन जाएगा, ऐसे करके आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। क्योंकि हाँ ये इस तरीके से बन जाता है, तो H2O2 जो है ना क्या करेगा, H2O2 आपको जो है ना BaSO4 में से कन्वर्ट कर देगा। जो BaSO4 होगा, BaSO4 इज मोर कोवेलेंट, BaSO4 ज्यादा कोवेलेंट होगा एज कंपेयर टू BaSO3, ठीक है, इससे ज्यादा कोवेलेंट होगा, 4 सल्फेट आयन बड़ा है साइज में, है ना, तो इसलिए क्या होगा, डाइल्यूट एसिड में क्यों डिसॉल्व हो रहा है, डाइल्यूट एसिड में डिसॉल्व होने का जो है ना कुछ प्रेसिपिटेट हो जाएंगे डिसॉल्व, ऐसा तो नहीं है, क्यों हो रहा है, तो वो BaCl2 और H2 वो बना सकता है, तो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने कंप्लीट कर लिया है ना, ओके। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होने वाले हैं, ये रिएक्शन कैसे होते हैं उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, देख लो जरा। रिएक्शन कैसे होते हैं उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। वो कह रहा है कि ये तो पक्की बात है कि जब आप एयर से काम करोगे तो BaSO3 में क्या करना है, एक O एटम जोड़ना है, और क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। ये कहाँ O एटम कहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा एयर से, आ जाएगा फ्रॉम एयर, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, वहां से मिल जाएगा तुमको, तो ऐसे ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब बारी है कि ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कैसे हुई होगी, ठीक है, ब्रोमीन वाटर Br2H2O, तो दो तरीके हैं, या तो आप ये समझ लो कुछ लोग ऐसे भी समझाते हैं कि Br2 और H2O मिलके क्या बनाता है, ये बनाता है 2HBr प्लस एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कौन सी, ये एटॉमिक ऑक्सीजन होती है, एटॉमिक ऑक्सीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, नेशेंट ऑक्सीजन नाम देते हैं। ये जो O एटम है, ये O एटम कहाँ मिल जाएगा, ये O एटम यहाँ से आ जाएगा, इधर से ये आ जाएगा, इसको ये वाला O एटम यहाँ देना, BaSO3 BaSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही आप H2O2 की बात कर लो, है ना, वैसे ही आप H2O2 ले लो, जो आपने H2O2 लिया था ना अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो H2O2 कैसे रिएक्शन कर सकता है, H2O2 में क्या होगा, H2O2 डिकम्पोज कर जाएगा किसमें, H2O और O एटम में, ठीक है, ये वाला O एटम किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, ऐसे ये वाला जो था इस तरीके से यही ला दो, ये वाला O एटम यहाँ मिल जाएगा, और BaSO3 BaSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक रिएक्शन और भी होती है किसके साथ, HNO3 के साथ होती है, एक रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ होती है, तो जो BaSO3 होता है, BaSO3 डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में क्या करता है, BaSO4 के व्हाइट प्रेसिपिटेट में चला जाता है ना। कैसे जाता है, जाने का तरीका ये है कि जो HNO3 होता है, HNO3 जो करता है वो क्या करेगा, वो अपने आप को H2O प्लस NO2, ठीक है, प्लस 2NO2 इसमें जाएगा, दोनों 3 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 3 होएगा, दो 4, हाँ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन एटम है ये किसको मिल जाएगा, ये आपको इसको मिल जाएगा, तो ये BaSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना, ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है बैलेंस करने का, कि आप रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कर लो।
सिंपली बात है, SO3 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे कितना है +4 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे कितना है +6 ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना है 2। ठीक है, वैसे ही नाइट्रेट आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट आयन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NO2 में, या NO में जा रहा है ना, यहाँ पे NO में जाएगा, सॉरी यहाँ पे NO चेंज कर लेना, यहाँ पे NO में जाएगा, NO2 में नहीं जाएगा, डाइल्यूट कंडीशन में NO में जाएगा, कंसंट्रेटेड में NO2 में जाता है। तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 2 3, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये NO में जाएगा। अब ये +5 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से वैलेंसी फैक्टर की कैलकुलेशन से भी आप निकाल सकते हो। ये नोट हो गया सबका, है ना, ये नोट हो गया, नोट करो, और इसमें कोई डाउट हो तो डाउट पूछो, है ना। बैलेंसिंग समझ में आया कि नहीं आया, मैंने बैलेंसिंग एटॉमिक हाइड्रोजन को, एटॉमिक ऑक्सीजन को लेके बैलेंसिंग की है। ठीक है, एटॉमिक ऑक्सीजन को लेके बैलेंसिंग की है, वो समझ में आया कि नहीं आया, देखो आप, वरना आप रिडॉक्स के मेथड से भी कर सकते हो, वरना आप रिडॉक्स के मेथड से भी कर सकते हो। वैलेंसी फैक्टर n फैक्टर होता है, नेसेंट ऑक्सीजन कहलाता है, एटॉमिक ऑक्सीजन इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन, यस इट इज नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन एटॉमिक स्टेट में होता है, गैसेस स्टेट में आएगा, एटॉमिक स्टेट में आ जाता है। वही एटॉमिक ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना ही जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना जो होता है वो क्या होगा, ये ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या होगा, ये एटॉमिक हाइड्रोजन लिखा है ना, इस तरीके से रहेगा। ऑक्सीजन एटम का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये नोट हो गया सबका, है ना, ठीक है। तो जैसे मैं ये बता रहा था, ये वाला जो कंसेप्ट बता रहा था, इसमें क्या होगा, इसमें SO3 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा, SO4 2 नेगेटिव में, सॉरी इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, +NO3 माइनस आयन विल गिव यू NO + SO4 2 नेगेटिव, ये देंगे। तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना है 3, तो इसको 3 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3SO3 2 नेगेटिव +2NO3 माइनस आयन विल गिव यू। अब देखो यहाँ 3 सल्फर है, तो यहाँ भी 3 सल्फर होने चाहिए, तो मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन होने चाहिए, तो मैंने 2 NO मल्टीप्लाई कर लिया, इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन को, है ना, अब बैलेंस कर लो, क्या बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन एटम बैलेंस कर लो। तो ऑक्सीजन एटम जब बैलेंस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है ना, तो 15 तो इस तरफ हो गए ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पे 12 है और +2 है, तो 14 इस तरफ है, तो एक ही का डिफरेंस है, तो एक ऑक्सीजन एटम आप यहाँ लगा दो, को बैलेंस कर दो, और यहाँ पे 2H+ कर दो बैलेंस, इस तरीके से हो जाएगा बैलेंसिंग, है ना। तो अब क्या कर लेना, यहाँ पर ये दो जो H+ है और 2 ये नाइट्रेट आयन है, इनको मिला के तो मैं बना दूंगा क्या, HNO3 बना दूंगा। इनसे तो बन जाएगा क्या, HNO3 बन जाएगा। कितनी HNO3 बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। ये जो सल्फाइट है, इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसमें बेरियम जोड़ दो, तो BaSO3 + 2HNO3 विल गिव यू, यहाँ पे वापस बेरियम ला दो, 3BaSO4 + 2NO + H2O। तो ये तरीके हैं कि इसको रिएक्शन वगैरह को बैलेंस करने का। इस तरीके से आप रिएक्शन क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, नोट कर लो, है ना। बैलेंस करने का तरीका जो है ना, रिएक्शन को मैंने सिखा दिया है। बस आप रिएजेंट याद, मैं यहाँ पे ये सब एक्सरसाइज क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आप केवल रिएजेंट याद रखो, है ना, आप केवल रिएजेंट याद रखो, है ना, और रिएजेंट याद कर कर आप केवल ये याद रखो कि हाँ ऐसा हुआ था, फिर आप एग्जाम में अपने आप बैलेंस कर लेना, एग्जाम में अपने आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। बैलेंसिंग की याद करने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें सिर्फ कैसी याद रखनी है, आपको सिर्फ ऐसा याद रखना है कि क्या चल रहा था उसमें, वो चीज याद रखना है, ओके। बैलेंसी फैक्टर निकालना नहीं आता है, फिर तो मदद नहीं कर सकता हूं मैं। सर वाई वी डू नीड टू कन्वर्ट SO3 टू SO4, मैंने बताया था शुरुआत में, मैंने इस चीज को शुरुआत में बताया था कि अगर आप BaSO3 के प्रेसिपिटेट को BaSO4 में कन्वर्ट नहीं करोगे, है ना, ठीक है, अगर आप इसमें कन्वर्ट नहीं करोगे
ओके अगर आप इसमें कन्वर्ट नहीं करोगे BaSO4 को, अगर आप BaSO3 को BaSO4 में कन्वर्ट नहीं करोगे तो हो सकता है कि डाइल्यूट HCl में, ये ऑलरेडी सॉल्युबल है, ये डाइल्यूट HCl में क्या होता है, डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व हो जाता है। और जो ये ग्रुप जो पढ़ रहे हैं, जो सल्फाइड रेडिकल हम लोग पढ़ रहे हैं, वो किसकी प्रेजेंस में पढ़ रहे हैं, वो हम लोग डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में ही पढ़ रहे हैं। तो डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, हो सकता है कि प्रेसिपिटेट बने और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। तो डिसॉल्व ना हो, है ना, प्रेसिपिटेट अपने को दिखाई दे, इसलिए अपन BaSO3 को BaSO4 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके आगे बढ़ते हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसके लिए, अब जो हमारा SO2 गैस है, अब जो हमारा SO2 गैस है वो कैसा होगा, देख लो। SO2 गैस की जो प्रॉपर्टी लिखो, नेक्स्ट हेडिंग, SO2 गैस एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। या एक काम करते हैं, इसमें और रिएजेंट वाले रिएक्शंस हैं क्या, एक मिनट रुको। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो कौन सा टेस्ट है, वो टेस्ट है आपका CH3COO होल ट्वाइस PB, ये इसका टेस्ट है ना। तो इसमें क्या रहता है, इसमें आपको जब आप SO3 सॉल्ट लोगे, वो Pb2 प्लस आयन के साथ कंबाइन करेगा और PbSO3 का क्या बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। इसको आप हीट कर दोगे, हीटेड इन एयर, तो ये PbSO4 के व्हाइट PPT में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रेसिपिटेट का कलर तो नहीं बदलता, लेकिन हाँ केमिकल रिएक्शन हो जाती है ना। अगर आप लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन कराते हो तो। दूसरा रिएक्शन किसके साथ है, दूसरा रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट के साथ है ना। सिल्वर नाइट्रेट के साथ में क्या कहते हैं कि भाई नो विजिबल चेंज अकर्स initially, no visible change occurs initially because of the formation of soluble complexes, soluble complex, है ना। जब शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में आपके पास टेस्ट ट्यूब में रिएजेंट ज्यादा होगा, यहाँ पे रिएजेंट होगा, यहाँ पे SO3 2 नेगेटिव सॉल्ट होगा, ये ज्यादा होगा, ये एक्सेस में होगा, है ना। ये सॉल्ट जो होगा वो ज्यादा एक्सेस में होगा, ये एक्सेस में होगा। यहाँ पे आप ड्रॉप वाइज करके क्या कर रहे हो, ड्रॉप वाइज करके आप सिल्वर नाइट्रेट मिला रहे हो। तो सिल्वर नाइट्रेट जो होगा वो लिमिटिंग होगा, बिकॉज आप ड्रॉप वाइज करके मिला रहे हो। तो सिल्वर नाइट्रेट कैसा हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा, काफी कम होगा। तो जब सिल्वर नाइट्रेट लिमिटिंग होगा, उस समय की सिचुएशन ये है कि जब SO3 2 नेगेटिव सॉल्ट अभी ये एक्सेस में है और उसमें सिल्वर नाइट्रेट आप मिला रहे हो, सिल्वर नाइट्रेट किसके लिए मिला रहे हो, सिल्वर के लिए मिला रहे हो। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो पहले ये बनता है, ये सॉल्युबल होता है। तो ये भी सॉल्युबल था, ये भी सॉल्युबल था, कोई नो विजिबल चेंज, समझ रहे हो, कोई विजिबल चेंज आपको अपीयर नहीं होता है शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे as soon as more silver nitrate is added, जैसे जैसे आप more silver nitrate is added, a white precipitate of Ag2SO3 is obtained। लेकिन आप लगातार जब मिलाते जाओगे इसको, सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर मिलाते जाओगे, जब लगातार आप इसे मिलाते जा रहे हो तो सिल्वर एक्सेस में हो जाएगा। जैसे ही सिल्वर एक्सेस में होगा वो क्या करेगा, वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देगा। कैसे, ये जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स था, इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को आप ऐसे लिखो, AgSO3 इस तरीके से लिखो माइनस, फिर यहाँ पे Ag प्लस आयन, अब की बार ये एक्सेस में है, ध्यान रखिएगा, अब की बार ये एक्सेस में है। जब ये जो प्लस है ये माइनस है,
दोनों मिलके न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे। न्यूट्रल कंपाउंड कैसे बनेगा, अपने पास दो सिल्वर एटम होगा, एक ये और एक ये, तो ये Ag2 हो जाएगा। SO3 अपने पास ऑलरेडी है, तो Ag2SO3 हो जाएगा, ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, ये रहता है। ठीक है, तो इसको नोट करो, इसको नोट कर लो, ये नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से अब तक, है ना। इसमें आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो ये जो आपका Ag2SO3 है, आगे लिखना इसके बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT Ag2SO3 is soluble in excess of सल्फाइड सॉल्ट। सल्फाइड सॉल्ट की एक्सेस में सॉल्युबल हो जाएगा। अगर ये Ag2SO3 जो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट था, इसमें आपने SO3 नेगेटिव और मिला दिया। पहले आप सिल्वर नाइट्रेट मिलाते जा रहे थे लगातार, सिल्वर नाइट्रेट लगातार मिलाते जा रहे थे, तो जब तक आप सिल्वर नाइट्रेट लगातार मिलाओगे तब तक क्या होगा, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट जब लगातार मिलाओगे तो क्या होने वाला है, सिल्वर नाइट्रेट लगातार मिलाने पर एक तरह से क्या होगा, बोलो। सिल्वर नाइट्रेट जब लगातार मिलाओगे तो क्या होगा कि सिल्वर नाइट्रेट का एक्सेस हो जाएगा तो प्रेसिपिटेट मिलेगा। लेकिन जब आप फिर से इसको एक्सेस में कर दोगे, अब की बार फिर से ये एक्सेस में हो गया, अगर ये फिर से एक्सेस में हो जाएगा तो फिर डिसॉल्व करा देगा। कुल मिला के ये है, कुल मिला के आपने ये सीखा कि जो सल्फाइड सॉल्ट है, या मतलब जो सल्फाइड आयन है, वो एक्सेस में नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सेस में मिलेगा तो फिर ये तुमको क्या देगा, तो फिर ये तुमको सॉल्युबल कंपाउंड ही देगा। प्रेसिपिटेट कब बनेगा, प्रेसिपिटेट तब बनेगा जब Ag+ आयन एक्सेस में होगा। सल्फाइड आयन अगर एक्सेस में है तो क्या होगा, तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन है, अच्छी कंप्लीट रिएक्शन हो गई, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हो जाएगा। इसे कंप्लीट करो और आगे बताओ, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, बोलो फटाफट जल्दी से। चैट ऑन की है, प्रॉब्लम बोलो फटाफट। सजेशन नहीं चाहिए, प्रॉब्लम चाहिए, है ना। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव आएंगे, है ना। आप अपना सीट देखो, सीट में आपको दिया हुआ है ना, ठीक है। इस तरीके से हैवी वाटर का यूज, यहां कोई यूज नहीं हैवी वाटर का। सीट का पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, अगर नहीं मिला है तो सीट का पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे आपको। होमवर्क मिलेगा, आज मिल जाएगा। एनसीईआरटी का ये चैप्टर नहीं है आपका, जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है सीबीएसई बोर्ड का, उसको हम लोग करेंगे। कितने एनायन है, एनायन मैंने आपको पहले लिखा दिए, जितने एनायन है वो आप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड कर लेना अपने आप को। मेजर टेस्ट जो होते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का देखो अभी आ गया, एनायन का सीट आ गया आपके, उसमें देख लो। हाँ डेफिनेटली इट इज अ फैक्ट बेस, इट इज द फैक्ट बेस, जो है ना, ये फैक्ट बेस ज्यादा है, इसको आप ऐसे ही रखोगे, है ना। ये फैक्ट बेस है, आपको यूं ही रहना है, इसी को इस तरीके से देखना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसमें नोट हो गया होगा सबका। ओके, नाउ थोड़ा सा Ag2 आप SO3 के बारे में और समझ लीजिए। Ag2SO3 का अगर आपने ड्राई हीटिंग किया तो ड्राई हीट करने पर ये आपको बना के देगा Ag2O और SO2 गैस, है ना। SO2 गैस तो बाहर चली जाएगी। Ag2 जो है ना, वो आपको ब्राउन या ब्लैक कलर का दिखाई देगा।
इसको अगर आपने और हीट कर दिया 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको ये सिल्वर सॉलिड बनाएगा, दैट कॉल साइनी सिल्वर। साइनी सिल्वर या ग्रे सिल्वर कहलाता है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली ये चीजें आपको मेमोरी बेस ही है और उसी से चलना पड़ेगा। Ag2SO3 का सस्पेंशन, सस्पेंशन के बारे में लोग मुझे कई बार डाउट पूछते हैं। सस्पेंशन का मतलब है जो प्रेसिपिटेट बना था वो पानी में ही पड़ा हुआ है ना, वो पानी में ही पड़ा हुआ है, तो उसके सस्पेंशन की बात हो रही है। यहाँ जो प्रेसिपिटेट था Ag2SO3, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को हमने छान के अलग कर लिया है। तो जब छान के अलग कर लिया, ड्राई कर लिया, सुखा लिया है, उस समय जब हीट करोगे तो ये सिचुएशन आएगा। और अगर आप इसको हीट, यहाँ पे एक तरह से बॉयल होगा, बिकॉज पानी के अंदर है ना, तो हीट नहीं होगा यहाँ पे, तो हीटिंग होगी, ड्राई हीटिंग हो रही है ना। यहाँ पे बॉयल होगा क्योंकि पानी के अंदर है ना, पानी में है, तो यहाँ पे बॉयल होगा। तो बॉयल होते समय क्या बनाएगा, ये फिर से वैसे ही बनेगा, Ag2 और SO2 गैस बनाएगा। ये जो ये आपको दिखाई देगा, ये थोड़ा सा येलोइश दिखाई देता है, येलोइश ब्राउन दिखाई देता है पानी के अंदर, इस तरीके से, है ना। और उसका जो रीजन होता है, AgOH बनता है ना, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है। सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनने की वजह से ये कलर कैसा होता है, इसका येलोइश कलर हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको अगर आप क्या करोगे, इसको डिकम्प 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में करोगे, तो ये क्या करेगा, ये सिल्वर बनाएगा, है ना। यहाँ पे भी हाफ O2 कर दीजिएगा बैलेंस करने के लिए, और ये भी क्या करेगा, ये भी हाफ O2 बनाएगा, हाफ O2 बना लेगा, है ना। ये जो होता है ये ब्लैक डिपॉजिट होगा, ब्लैक डिपॉजिट आपको दिखाई देगा उसका, ये ब्लैक डिपॉजिट आपको टेस्ट ट्यूब में नीचे दिखाई देगा, टेस्ट ट्यूब में नीचे बॉटम में ब्लैक डिपॉजिट जो है ना वो दिखाई देगा इस तरीके से। तो ये आप कर सकते हो। तो ये Ag2SO3 का हीटिंग है, ठीक है, ड्राई कंडीशन में हीटिंग है Ag2SO3 का। और Ag2SO3 का जो हीटिंग है वो आपका इसमें भी है कि किस तरीके से ये आपको हीटिंग किस तरीके से करना है, ये आपको बता दिया मैंने, है ना, नोट कीजिए इसमें। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखोगे, और दैट नेक्स्ट हेडिंग इज SO2 का। नोट हो गया होगा सबका, है ना, नोट हो गया। नोटेड, यस, यस और नो, नोट हो गया, नोटेड, ओके। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग लिखो SO2 गैस एज ए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, है ना। पहले बात हम लोग थोड़ा सा SO2 गैस एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, SO2 गैस एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। SO2 गैस जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कैसे यूज करोगे, देखो ऐसा समझ लो, जो SO2 गैस है उसमें ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है। अगर ये SO3 तक जाता है तो +6 में होगा। SO3 अगर मीडियम मान लो एक्वस है ना, पानी है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव में, ये भी +6 में है। SO3 प्लस H2O मिलके सल्फेट आयन में जाएंगे, सल्फेट आयन मतलब H2SO4 जैसा, ऐसा इसमें जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या करेगा, यहां पे ये अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा। मतलब मुझे क्या बनाना है, SO2 को रिड्यूसिंग एजेंट बनाना है, इसका मतलब है SO2 का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और SO2 का ऑक्सीडेशन +4 से कहां जाएगा, +6 में जाएगा। या तो वो SO3 गैस बना लेगा या सल्फेट आयन बना लेगा। अगर मीडियम एक्वस है तो फिर गैस नहीं बनाएगा, इसकी सॉल्बिलिटी पानी में अच्छी खासी होती है, तो क्या कर लेगा, H2SO4 बना लेगा सल्फेट आयन में। मतलब क्या है कि जहां जहां पर भी ये रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, जहां जहां पर भी ये रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, वहां पर ये SO4 जो सल्फाइट होगा, बेसिकली ये क्या करेगा, SO2 गैस जो है वो अपने आप को सल्फेट में ले जाएगा। या यो कहें इस, या ऐसा भी कह सकते हो आप, इसको आप ऑब्लिक करके SO3 2 नेगेटिव भी लिख सकते हो। समझ में आया। जो सल्फाइड सॉल्ट होंगे वो एसिडिक मीडियम में तुम्हें क्या करेंगे, जब आप इसे एसिडिफाई करोगे
जब आप इसे एसिडिफाई करोगे तो क्या करेगा, वो SO2 में कन्वर्ट करेगा इसको, और SO2 क्या करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करके सल्फेट में ले जाएगा, और अपने आप को ऑक्सीडाइज किया है तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसकी इसी प्रॉपर्टी को यूज करके इसका रिएक्शन किससे कराते हैं हम लोग, इसका रिएक्शन कराते हैं केमोनोफोर से। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं एसिडिफाइड केमोनोफोर से, है ना, सॉल्यूशन से कराते हैं। तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है कि एसिडिफाइड केमोनोफोर सॉल्यूशन become colorless by SO2 gas, या sometimes people says कि SO2 गैस या सल्फाइड सॉल्ट या SO3 नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे समटाइम्स पीपल सेज कि जो सल्फाइड सॉल्ट होते हैं, SO2 गैस जो होता है, वो केमोनोफोर सॉल्यूशन को डिकलराइज कर देता है। यस, इट कैन डिकलराइज, है ना, ये डिकलराइज कर सकता है ना, ये डिकलराइज कर सकता है किसको, एसिडिफाइड केमोनोफोर सॉल्यूशन को। कैसे कर सकता है, इसमें क्या होगा, जो MnO4 माइनस आयन होगा वो एसिडिक, वो चला जाएगा Mn2 प्लस में, और जो हमारा ये होगा SO2 गैस होगा वो चला जाएगा SO4 नेगेटिव में। समझे? तो ये जो +7 में था तब ये पिंक था या पर्पल था। Mn2 प्लस जो होता है वो कलरलेस हो जाता है। ये रिएक्शन है, मेन स्केलेटन रिएक्शन का यही है। बाकी मैं आपको बैलेंस करके सिखा दूंगा, है ना, इसको नोट कर लो। तो मैं बैलेंसिंग आपको सिखा देता हूँ। बैलेंस करना, बैलेंस आप खुद भी कर पाओगे, बैलेंस आप खुद भी कर पाओगे, है ना। और जो है ना, मैं आपको इसको बैलेंस करना भी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप SO2 का वैलेंसी फैक्टर निकालो, SO2 का वैलेंसी फैक्टर निकालो, और केमोनो4 का वैलेंसी फैक्टर निकालो, और केमोनो4 का वैलेंसी फैक्टर निकालो। SO2 को जो है ना मीडियम, मैंने अभी आप बताया था ना आपको, SO2 पहले किस में कन्वर्ट होगा, पहले SO2 SO3 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि पानी प्रेजेंट है, एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो वो सल्फेट में चला जाएगा, H2SO4 में चला जाएगा। इस तरीके से SO2 जो है ना वो क्या करेगा, इस तरीके से SO2 ने अपने आप को SO4 नेगेटिव में कन्वर्ट किया है। ठीक है ऋतिक? SO3 नेगेटिव क्यों लिया? SO3 नेगेटिव जो है ना वो बेसिकली हम लोग सल्फाइड सॉल्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग SO3 नेगेटिव को लेके चल रहे हैं। ठीक है, उससे भी रिएक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट उससे भी रिएक्शन कर सकते हैं। 2 और 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 2 और 5 आ जाएगा, है ना। ओके, तो कैसे बैलेंस करोगे उसका बैलेंसिंग देख लेते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं उसका बैलेंसिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा SO2 है और यहाँ पे हमारा MnO4 माइनस आयन है, ये कन्वर्ट होगा Mn2 प्लस में और SO4 माइनस आयन में। इसका वैलेंसी फैक्टर है 2, इसका वैलेंसी फैक्टर है 5, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो 2SO2 प्लस 5 MnO4 माइनस will give you 5 Mn2 plus 2SO4 minus 2, ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 20 और 4 24 यहाँ पर है। ठीक है, SO2 में 4 तो ऑक्सीजन ये है, तो और 4, अब आप ऑक्सीजन बैलेंस कर लो केवल। यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे तो 24 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है, मैंने कुछ, हाँ तभी मैं कोई इतनी ज्यादा ऑक्सीजन कैसे आ गई। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था। अब ठीक है, तो 5 जो है ना इसमें आएगा और 2 इसमें आएगा। गॉट इट?
थोड़ा गड़बड़ किया था। 5 जो है ना यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे जाएगा, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। 5 को, ये 5 सल्फर है तो ये 5 में चला जाएगा, ये 2 है तो ये 2 में चला जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ये रहता है SO2, यहाँ पे देखो 10 ऑक्सीजन यहाँ पर, 8 यहाँ पे है, तो 18 ऑक्सीजन एटम तो यहाँ पर है और 10 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर है। तो एक काम करते हैं, 8H2O यहाँ पे लगा देते हैं, नहीं 20 है यहाँ पे, सॉरी 20 है, तो 20 यहाँ पे 2 बचे है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 2H2O लगा दो और यहाँ पे 4H प्लस कर दो, ये बैलेंस हो गया, देख लो। इस तरीके से आप बैलेंसिंग कर सकते हो, है ना, ये आप बैलेंसिंग भी आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो ये रिएक्शन जो है ना बैलेंस करके भी आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या कर लेना, यहाँ पे नोट कर लो आप इसको, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे पिंक लिखोगे, यहाँ पर्पल लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे कलरलेस लिखोगे। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करते हैं दूसरा रिएजेंट का। दूसरा रिएजेंट है हमारा एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन, इसके साथ रिएक्शन है ना। तो इसमें कहा जाता है कि एसिडिफाइड K2Cr2O7 solution turns green by SO2 गैस। SO2 गैस क्या करती है, जो एसिडिफाइड K2Cr2O7 सोल्यूशन होता है उसको क्या कर देती है, उसको ग्रीन कर देती है ना, उसको ग्रीन कर देती है, ध्यान रखिएगा, उसको ग्रीन कर देगा। ग्रीन करने का क्या रीजन है, बेसिकली इससे जो आयन मिलता है वो Cr2O7 2 नेगेटिव होता है, ये ऑरेंज कलर का सोल्यूशन होता है ना, और ये रिड्यूस होकर, ये कौन ये +6 में है, इसको कौन रिड्यूस कर देता है, इसको ऑब्वियस सी बात है SO2 गैस रिड्यूस कर देती है। क्रोमियम 3+ के जो कंपाउंड होते हैं वो ग्रीन होते हैं और खुद SO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, खुद SO2 कन्वर्ट होगा पहले किस में, SO3 में, और SO3 वाटर की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में। तो ये SO2 ने अपने आप को क्या किया है, SO2 ने अपने आप को किया है ऑक्सीडाइज, SO2 ने अपने आप को किया है ऑक्सीडाइज, और इसको क्या किया है, रिड्यूस, है ना, इसको कर दिया है रिड्यूस, किसको, K2Cr2O7 सॉल्यूशन को। या यूं कहे, उल्टा बोल सकते हैं कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है या जो K-मोनोफोर है, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो SO2 गैस को ऑक्सीडाइज करके कहाँ भेज देते हैं, सल्फेट में भेज देते हैं, जैसे यहाँ पे भी ऑक्सीडाइज करके सल्फेट भेज देते हैं। या उल्टा बोलो कि SO2 गैस एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, SO2 गैस एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से वो डाइक्रोमेट के पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज सॉल्यूशन को ग्रीन सॉल्यूशन में क्या कर देता है, ग्रीन सॉल्यूशन में क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इस तरीके से हम लोग कहते हैं। ठीक, तो इसका आप बैलेंसी फैक्टर निकाल कर भी क्या कर सकते हो, आप इसकी बैलेंसिंग कर सकते हो फटाफट। जो बैलेंसी फैक्टर होगा उसको निकाल कैलकुलेट करके, Cr2O7 2 नेगेटिव का सभी को बैलेंसी फैक्टर पता होगा, 6 आएगा। SO2 गैस का बैलेंसी फैक्टर 2 आएगा। ये किस में कन्वर्ट हुआ, SO4 2 नेगेटिव में, ये किस में कन्वर्ट हुआ, क्रोमियम 3+ में। सो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, आप चाहो तो एलसीएम लेके क्या कर सकते हो, 3:2 में कर सकते हो, 3:1 में कर सकते हो कोफिशिएंट, तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इस तरीके से आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। मैंने आपको मेथड बता दिया है, बिना टाइम खराब किए मैं आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देता हूँ फटाफट, है ना, क्योंकि बैलेंसिंग में फिर वो 3SO3 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव plus 8H plus ion will give you 2Cr3 plus 3SO4 2 नेगेटिव plus 4H2O। ये आपका बैलेंसिंग रिएक्शन मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये नोट करो।
है ना, नोट कर सकते हो और डाउट भी पूछ सकते हो 2 मिनट। चलिए चैट ओपन है, डाउट पूछ सकते हो। बेरियम हाइड्रोक्साइड हैवी वाटर नहीं होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बरीटा वाटर होता है। हैवी वाटर D2O होता है। कहीं से भी पढ़ लो आप, सीट से पढ़ लो या मेरे नोट्स पढ़ लो, सब एक जैसे ही है ना, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, है ना। आप सीट पढ़ो, सीट पढ़ लो या मेरे नोट्स पढ़ लो, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, बस मैं यहाँ पे चीजों को समझा रहा हूँ, है ना। बाकी इंफॉर्मेशन अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो सब जगह कॉमन है। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, है ना। बेरियम इज कॉल्ड हैवी, लैटिन वर्ड था बरीटा, बरीटा इज अ लैटिन वर्ड, और लैटिन वर्ड का मतलब था, इस बरीटा का मतलब था हैवी। और बेरियम आयन जो उस फैमिली में सबसे बड़ा आयन है, इसलिए क्या होगा, है ना, इसलिए क्या होगा, उसका नाम बरीटा वाटर रखा गया था। ठीक है, वैसे हैवी वाटर D2O होता है, वैसे हैवी वाटर D2O होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। आप किसी से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अरे ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप SO2 लो, देखो दोनों से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ मैं सल्फाइट लिखूं इस जगह पे, समझ रहे हो ना। यहाँ पे अगर कोई SO3 2 नेगेटिव भी लिखता है ना, तो भी गड़बड़ नहीं निकला है। मीडियम कैसा था, मीडियम एसिडिफाइड था। तो ये जो सल्फाइड सॉल्ट है, ये एसिडिफाइड होने के बाद आपको SO2 गैस ही तो देगा। तो रिएक्शन आप सल्फाइड सॉल्ट की बात करो या SO2 की बात करो, एक ही बात है। बैलेंसिंग आप चाहें, दोनों रिएक्शन आपको मिल जाएंगी किताबों में, है ना। आपको सल्फाइड से भी लिखा हुआ मिल जाएगा, इससे पहले मैंने KMnO4 का कैसे लिख दिया था, SO2 से लिखा था, वो भी मिल जाएगा। कहीं सल्फाइड से मिले या SO2 से मिले, दोनों का एक ही मतलब है, अलग नहीं है ना। मीडियम एसिडिफाइड है तो अल्टीमेटली सल्फाइड सॉल्ट क्या देंगे, SO2 गैस देंगे। परफॉर्म SO2 गैस ने ही करना है ना। इसलिए यहाँ पे मैंने इससे लिख दिया, तो भी वो गलत नहीं है, तो भी वो गलत नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़े, कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, इसके साथ साथ कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो क्या क्या रिएक्शन बन के आता है, उस पर हम लोग एक काम कर लेते हैं, ठीक है। कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, उस पर कैसे बनेगा उसको देख लो। जैसे मान लो अगर SO3 2 नेगेटिव सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, या SO2 गैस है, कुछ भी है, इसकी रिएक्शन अगर आप किससे कराओगे, FeCl3 से कराओगे। FeCl3 येलो सोल्यूशन होता है, येलो कलर का सोल्यूशन होता है, तो ये FeCl2 में चला जाएगा ग्रीन सोल्यूशन में। ध्यान देना, +3 वाला जो होता है वो येलो होता है, और +2 वाला फेरस वाला जो होता है वो ग्रीन होता है, और ये खुद कन्वर्ट किसमें होगा, SO4 2 नेगेटिव में। इसकी किसी की रिएक्शन अगर कोई कहता है कि सर मैं H2O2 से करा दूं, बस क्या आप सभी लोग ये समझते हैं H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो भाई ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब आप करा दोगे तो क्या होगा, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब कराओगे तो क्या करोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने आप को तो रिड्यूस करेगा -2 में, और इसको कर देगा ऑक्सीडाइज, इसको तो -2 में क्या कर देगा, ये -1 से यहां पहुंचा देगा -2 में, यहां पहुंच जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ओजोन की बात करें, ओजोन भी क्या, ओजोन भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी इसको यहाँ भेज देगा और खुद चला जाएगा O2 में, इस तरीके से।
अगर आप इनकी बात करते हो, Cl2 है, Br2 है, I2 है, ये भी बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, है ना। ये भी क्या करेंगे, ये भी इसको सल्फेट में, और ये Cl- आयन ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन में चले जाएंगे, इस तरीके से रहेगा। तो ये सभी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट SO2 को SO4 2 नेगेटिव में ऑक्सीडाइज कर देंगे, या उल्टा बोलो कि SO2 गैस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को उनको रिड्यूस कर देगा। तो ये जो मैंने कुछ रिएक्शंस बताई हैं, ये आपके पी ब्लॉक में भी काम आएंगी SO2 गैस के लिए, ये आपको किस में काम आएंगी, सॉल्ट एनालिसिस में भी काम आएंगी, है ना। तो ये इसकी SO2 गैस की जो है ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, SO2 अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो SO2 गैस की कौन सी प्रॉपर्टी है, वो SO2 गैस की एक तरह से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है ना। SO2 गैस की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया है ना, ठीक है। यहाँ KO3 कर सकते हैं, KO3 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम है ना का, और भी अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ना। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना, Cl2 Br2 I2 भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उनसे भी ये कर पा रहा है, तो उसके उसी जैसे कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। HO3 से भी हो जाएगा, मैंने पिछले क्लास अभी उसमें बताया था आपको, वो भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कर सकता है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। FeCl3 का जो सोल्यूशन है वो कैसा होगा, FeCl3 का जो सोल्यूशन है वो कैसा सोल्यूशन है, वो येलो कलर का सोल्यूशन है जो कि ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। KO2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं, किया जा सकता है। अच्छा, ये एसिडिफाइड में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, अच्छा ये इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। FeCl3 कैसे वर्क कर रहा है, FeCl3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा है, क्योंकि FeCl3 Fe3+ आयन को Fe2+ खुद रिड्यूस हो रहा है, और उसको SO2 गैस को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है ना। उसको FeCl3 जो है ना वो खुद रिड्यूस हो रहा है और उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। ओके चलो गुड। पढ़ने में मजा नहीं आता है मंगल, कोई बात नहीं है ना, नहीं है, जहां मजा आए वहां काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो गया, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसमें इसके लिए ये कंप्लीट है। हाँ, एक स्टूडेंट ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन था कि अगर हम SO3 2 नेगेटिव में का जो सॉल्ट होता है उसमें अगर हम डाइल्यूट HCl मिलाते हैं तो हमें SO2 गैस क्यों मिल जाता है, ये पूछा था उसने, ठीक है। तो ये जो होगा जस्ट लाइक इस तरीके से हो रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, और इस पे अपन डिस्कशन कर सकते हैं, जो चीज लॉजिकल है उसको बताया जा सकता है। बेसिकली जैसे मान लो तुम्हें किसी एग्जामिनर ने Na2SO3 सॉल्ट दिया, ये सॉल्ट दिया, इट्स अ सल्फाइड सॉल्ट, ये सल्फाइड सॉल्ट है, इसमें अगर हमने HCl मिलाया तो होगा क्या, है ना। HCl मिलाओगे तो 2 यूनिट HCl मिला लेना, इसमें बनेगा 2NaCl बनेगा, और मिलेगा H2SO3 मिलेगा। ये जो H2SO3 है ये डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने के बाद क्या करेगा, H2O और SO2 गैस बना लेता है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब आप समझना, ये सॉल्ट है, ये एक एसिड है ना, ध्यान दीजिएगा, ये एक एसिड है, इस तरफ ये वाला एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड है, ध्यान दीजिएगा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है या किसी भी रिएक्शन जो एसिड बेस्ड रिएक्शन होती है, वो हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ जाती है। सो इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर, आप जो डायोट एसिड मिला रहे हो वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट करवा रहा है इसको, और इस तरीके से SO2 गैस बन रही है। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा, है ना, कि SO2 गैस कैसे निकल रही है, उसका जो लॉजिक है, अगर कोई तुमसे, इवन एग्जामिनर भी तुमसे कभी पूछता है कि क्यों निकला, तो उसका जो लॉजिक होगा वो यही लॉजिक होगा कि जो SO2 गैस है वो कैसे बन रही है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बनती है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बन रही है, उसी से बनेगी, ठीक है। स्ट्रॉन्गर एसिड जो है ना वो वीकर एसिड को क्या करता है, वो डिस्प्लेस करता है,
उससे बन रही है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसमें, और नेक्स्ट है हमारा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं, उनको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इसकी। ये हटा दूं, ये नोट हो गया होगा, ये नोट है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और इसमें लिखिए, रिएक्शन ऑफ SO2 गैस, reactions of SO2 gas in presence of reducing agents, reactions of SO2 gas in presence of reducing agent। रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या करना है अपने को, ये करना है ना, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में अपने को देखना है कि कैसे ये बनेगा, उसको देख लेते हैं ना, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ये देख लेते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या रहेगा, जैसे कि बेसिकली अभी आपने देखा था, है ना, अभी आपने देखा था कि जो SO2 SO3 सॉल्ट था, है ना, SO3 सॉल्ट था या SO2 गैस था, जो भी था, है ना, उसका अगर हम उसकी रिएक्शन अगर हम जो है ना किसकी प्रेजेंस में करा दें, इसकी रिएक्शन करा दें, जिंक ले लें और HCl ले लें, तो पता क्या है, जिंक जो है ना, जिंक जो है वो अपने आप को क्या करेगा, जिंक अपने आप को कन्वर्ट करेगा जिंक 2+ आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। तो जिंक करेगा अपने आप को ऑक्सीडाइज, ये तो अपने आप को करेगा ऑक्सीडाइज, जिंक जो है ना अपने आप को करेगा ऑक्सीडाइज। और जो SO3 नेगेटिव है या SO2 है, इसको कर देगा रिड्यूस, और पता कहां कर देगा, यहां तक कर देता है, H2S में भेज देगा। अभी तक क्या हो रहा था समझना ध्यान से, इससे पहले जितनी भी रिएक्शंस आपने पढ़ी थी वो सभी रिएक्शन किसमें, उन सभी रिएक्शन में SO2 खुद क्या कर रहा था, SO2 खुद रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा था। अब की बार रिड्यूसिंग एजेंट कौन बना है, अब की बार रिड्यूसिंग एजेंट बना है जिंक, है ना, अब की बार रिड्यूसिंग एजेंट जो बना है वो कौन बना है, अब की बार रिड्यूसिंग एजेंट बना है जिंक, है ना, जिंक जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट बना है, ठीक है। तो जिंक के रिड्यूसिंग एजेंट बनने की वजह से क्या हो रहा है ना, जिंक के रिड्यूसिंग एजेंट बनने की वजह से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जिंक के रिड्यूसिंग एजेंट बनने की वजह से जिंक ने क्या किया, SO2 गैस को या सल्फाइड को क्या कर दिया है, वो रिड्यूस कर दिया। और कहां तक रिड्यूस कर दिया, आप वो देखो कहां तक रिड्यूस कर दिया है, उसने रिड्यूस कर दिया है -2 तक, -2 तक, H2S तक रिड्यूस कर दिया, आप देख लो ध्यान से, यहां तक रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, तो ध्यान देना कि रिएक्शन कैसी दे जा रही है उसके हिसाब से होगा। मैं आपको कंप्लीट रिएक्शन लिख देता हूं, अभी तो बैलेंस आप कर ही लोगे बैलेंसी फैक्टर वाले मेथड से। तो SO3 नेगेटिव जो है ना वो 3 जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और 8H+ आयन बना देगा, 8H+ आयन एसिडिफाइड मीडियम है, तो यहां से H2S बन जाएगा और 3 जिंक 2+ आयन बन जाएगा प्लस 3H2O बन जाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन, यू कैन राइट इजली राइट, है ना, अब आप लिख सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है। कुछ रिएक्शंस हम लोग इसी तरीके की कुछ रिएक्शंस और कर लेते हैं इसमें, ये नोट हो गया होगा सबका, ऊपर वाली रिएक्शन तो हेडिंग तो लिख ली होगी आपने। ऐसे ही कुछ रिएक्शंस हम लोग और करेंगे उसकी SO2 गैस की केस में रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में ना, उस तरीके से ये हो जाएगा। SO3 नेगेटिव और SO2 गैस अगर हम SnCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं HCl की प्रेजेंस में, तो ये +2 स्टेट में है SnCl2, ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा SnCl4 में, तो अपने आप को तो इसने क्या किया, ऑक्सीडाइज, ठीक है। इसको कर देगा रिड्यूस, ये सल्फर में कर देता है, ठीक है, ये कहलाता है कोलाइडल सल्फर, है ना, इस तरीके से सल्फर में चला जाएगा।
इसकी रिएक्शन अगर हम HI के साथ करा दें, HI भी इसको क्या करेगा, HI भी इसको सल्फर तक ही ले जाता है और खुद I2 में चला जाता है, इस तरीके से, है ना। H2S के साथ रिएक्शन करा दो, H2S में -2 स्टेट है, ये -1 स्टेट है, ये सल्फर में चला जाएगा, है ना, इस तरीके से, और H2O बना लेगा, ये रहेगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं, क्वेश्चन भी करा दूंगा, आप चिंता मत करो। क्वेश्चन आप देखो, सीट देखो, क्वेश्चन में दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, सब मिले गए, सब करा दूंगा। क्वेश्चन पढ़ने तो अभी 2 रेडिकल तो मैंने केवल पढ़ाए हैं, है ना, 2 रेडिकल तो मैंने अभी पढ़ा दिए हैं केवल। इन सभी रिएक्शंस में SO2 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन पा रहा है, इन सभी रिएक्शंस में SO2 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन पा रहा है। इन रिएक्शंस में जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं, जैसे HI है, H2S है, SnCl2 है, ये सभी के सभी क्या है ना, ठीक है, ये सभी के सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहे हैं। ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, ये रिड्यूसिंग, खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, सल्फाइड सॉल्ट को और SO2 को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब है कि जिंक ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है। बेसिकली जिस तरीके से आपने ये पढ़ा हुआ है, जिस तरीके से आपने ऐसा पढ़ा है, समझिए, जिस तरीके से आपने ऐसा पढ़ा है, आपने एसिड बेस रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, समझना ध्यान से, जिस तरीके से आप एसिड बेस रिएक्शन में क्या कहते हैं, जिस तरीके से आप एसिड बेस जो रिएक्शन होती है उसमें क्या कहते हैं कि रिएक्शन स्ट्रॉन्गर एसिड से कहाँ जाती है, वीक एसिड की तरफ जाती है, या स्ट्रॉन्ग बेस से कहाँ जाती है, वीक बेस की तरफ जाती है। वैसे ही जो है ना, जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ जाती है, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट से वीकर रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ जाती है। ये दिस इज द कॉन्सेप्ट, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है ना। तो अपने पास 2 रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे ये SO2 भी रिड्यूसिंग एजेंट है, HI भी रिड्यूसिंग एजेंट है। हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि ज्यादा बेटर कौन है, तो हमें पता चलेगा कि HI ज्यादा बेटर है। क्यों? HI की मजबूरी है यार, HI में I एटम की ऑक्सीजन नंबर -1 है, ये जब भी रिएक्ट करेगा इससे ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे नहीं जा सकता। तो इसकी तो मजबूरी है कि इसको -1 से कहां जाना पड़ेगा, इसको अपनी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना पड़ेगा, -1 से इसको कहां जाना पड़ेगा, 0 में जाना ही पड़ेगा, इसकी तो मजबूरी है, क्योंकि ये नीचे नहीं जा सकता, ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, I एटम लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, सल्फर एटम लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है। ऐसे सब्सटेंसेस जो अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होते हैं वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, है ना। ऐसे सब्सटेंसेस जो हमेशा अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होते हैं वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जो हमेशा अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जो बीच में होते हैं वो ऊपर भी जा सकते हैं और वो नीचे भी जा सकते हैं। इसीलिए SO2 गैस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से भी, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी काम कर पा रही है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी काम कर पा रही है। जैसे जिंक है, तो जिंक जो है ना, ठीक है, ठीक है, जिंक जो है ना वो क्या करेगा, जिंक जो होता है वो क्या होता है, जिंक एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो SO2 गैस क्या करती है, जिंक के साथ भी रिएक्ट कर रही है। क्यों? SO2 गैस का जो होता है ना, SO2 गैस का जो ये रहता है, SO2 गैस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, SO2 गैस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है, समझना। तो ये +4 से +6 तक भी जा सकता है, अपने ऑक्सीजन नंबर को बढ़ा भी सकता है और ये अपने ऑक्सीजन नंबर को घटा भी सकता है, दोनों काम करेगा, है ना, ये दोनों काम कर सकता है। इसलिए SO2 जो गैस है वो क्या कर रहा है, वो केमोनोफोर से भी रिएक्ट कर रहा है जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो जिंक से भी रिएक्ट कर रहा है जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना।
ये जिंक क्या कर रहा है, इसकी ऑक्सीजन नंबर को कम कर दे रहा है, और केमोनोफोर क्या कर रहा है, केमोनोफोर इसको कहां भेज दे रहा है, यहां भेज दे रहा है, और जिंक इसको कहां भेज रहा है, यहां भेज रहा है। तो दोनों से रिलेट कर सकता है। SO2 का जो ऑक्सीजन नंबर है, SO2 का ऑक्सीजन नंबर है, वो क्या होगा, क्या होगा कि वो बीच में है, वो ऊपर भी भेज जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ऊपर भेजने वाला कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन एजेंट कौन है, केमोनोफोर, K2Cr27, FeCl3, H2O2, ओजोन, वो सारे क्या कर रहे हैं, वो इसको ऊपर भेज रहे हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो ये नीचे जाना है, नीचे कौन ले जा रहा है, जिंक ले जा रहा है, HI ले जा रहा है, H2S ले जा रहा है, ठीक है ना, और जो है ना SnCl2 ले जा रहा है। इस तरीके से SO2 को आप ऊपर भी ले जा सकते हो, नीचे भी ले जा सकते हो। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ये मैंने पूरा आपको अच्छे से समझा दिया कि SO2 कैसे जो है ना किस तरीके से होगा। ठीक है, साकिब अनवर, थैंक यू फॉर द कमेंट, थैंक यू वेरी मच। नाउ अभी किसी और का और कोई है इसमें डाउट पूछने के लिए? वैलेंसी फैक्टर सर, कोलाइडल कौन सा होता है? ओके, कोलाइडल कौन सा होता है उसमें? ओके, कोलाइडल के लिए बात करते हैं, बिल्कुल। मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, एक मैं कोलाइडल के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या रहता है बेसिकली, हम लोग जो है ना केमिस्ट्री में या इवन साइंस में क्या होता है कि हम लोग आप सभी लोग लिक्विड सॉलिड गैस तो पढ़ते ही हो, 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हो। एक 4th स्टेट ऑफ मैटर भी है, दैट मैं हट जाता हूँ यहाँ से ताकि कोई नोट करना चाहे तो नोट कर लेगा। तो एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है, दैट कॉल कोलाइडल स्टेट, है ना। वो पार्टिकल साइज से डिसाइड होती है, पार्टिकल साइज से डिसाइड होती है। और ये पार्टिकल साइज जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, जैसे नमक को आप पानी में मिलाते हो, है ना, नमक को आप पानी में मिलाते हो तो क्या होगा, वो ट्रू सॉल्यूशन होता है, वो किसी भी फिल्टर से पास कर जाएगा। और जो प्रेसिपिटेट होता है वो किसी भी कपड़े से ही पास नहीं होगा, फिर किसी फिल्टर से पास नहीं होता है, उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा एग्रीगेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, पास आपस में पास आते हैं, और काफी हैवी पार्टिकल बन जाता है, तो किसी भी फिल्टर से पास नहीं होता है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है या जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन या मतलब प्रेसिपिटेट के बीच का पार्ट होता है, पार्टिकल साइज से डिसाइड होता है। थोड़ा सा अभी ये पढ़ लो, इस तरीके से रहता है। और मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में जो सल्फर होता है वो कोलाइडल फॉर्म में ही बनता है। आई रिपीट, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में जो सल्फर होता है वो कोलाइडल के में ही बनता है। तो इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ओके। तो ये हमने कर लिया, है ना, ओके। ना अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसके लिए ये खत्म करते हैं, इसको कंप्लीट हो गया होगा मेरे ख्याल, सबका हो गया होगा, ये कर लिया। बैलेंसी फैक्टर बेटा मैं नहीं बता पाऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा बैलेंसी फैक्टर, है ना, अभी नहीं बता पाऊंगा, आप रुक जाइए, है ना, करवा दूंगा मैं, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे लास्ट पार्ट इसका सुन लो। बेसिकली यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको किसी ने CO3 2 नेगेटिव दिया, या आपको किसी ने बाइकार्बोनेट दिया, या आपको किसी ने HSO3 माइनस आयन दिया, या आपको ये दिया, देखो ये सभी जो है ना, ये सभी किसके पार्ट हैं, ये सभी डाइल्यूट एसिड के पार्ट हैं, पता है। इसको जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप इसमें डाइल्यूट HCl मिलाओगे, दो एक्सपेक्टेशन है आपकी, है ना, दो एक्सपेक्टेशन है। यहां पे CO2 गैस बन सकती है या फिर SO2 गैस बन सकती है। अब आपकी समस्या क्या है, आपकी समस्या ये है कि CO2 गैस और SO2 गैस ये दोनों कलरलेस हैं। हाँ, SO2 गैस का नो डाउट क्या होता है, SO2 गैस का जो स्मेल होता है वो बर्निंग सल्फर का होता है। लेकिन यहां पे भी एक समस्या है कि SO2 गैस की वाटर में सॉल्बिलिटी होती है ज्यादा, तो कभी कभी ठंडे पानी में स्मेल समझ में नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है,
SO2 गैस का जो स्मेल है वो ठंडे पानी में हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि वो डिजोल्व ज्यादा है उसके अंदर। तो वेपराइज जब तक वेपर बन के ऊपर नहीं आएगी तब तक आपको स्मेल नहीं होएगा। तो SO2 गैस जो है ना वो पानी में थोड़ा ज्यादा डिजोल्व हो जाती है, तो मे बी पॉसिबल आपको हीट करना पड़ता है, कभी कभी देखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे करके अगर हीट करोगे तो तुम्हारे पास एक समस्या है, CO2 गैस पूरी बाहर चली जाएगी, है ना। तो आप क्या करो, SO2 और CO2 गैस जो गैसेज हैं, अब इसको क्या कर दो, इसको लाइम वाटर से पास कर दो, इसको लाइम वाटर से पास कर दो। तो लाइम वाटर से पास करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा मिल्कीनेस, तो मिल्कीनेस आ जाएगा। लेकिन मिल्कीनेस आना भी तुमको ये नहीं समझा सकता कि तुम्हें एग्जामिनर ने कार्बोनेट दिए थे या सल्फाइड दिए थे। क्यों? SO2 गैस भी मिल्कीनेस प्रोड्यूस करेगी लाइम वाटर के साथ, और SO2 गैस भी करेगी, CO2 गैस भी करेगी। तुम कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पे, तुम कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पे कौन सी गैस है? फिर एक काम करो, जो मिल्कीनेस था ना, उस मिल्कीनेस में क्या करो, थोड़ा एक्सेस गैस पास कर दो, एक्सेस गैस पास कर दो। तो एक्सेस गैस जब पास करोगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा क्लियर सोल्यूशन। बोलो, क्लियर सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब क्या होगा, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। अब जब मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा, है ना, जब मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा तो भी तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि तुमको SO2 गैस मिला था कि CO2 मिला था, तुमको सल्फाइड मिला था कि तुमको बाइकार्बोनेट मिला था या कार्बोनेट मिला था, तब भी तुम नहीं बता पाओगे। तो अब एक काम करो, इसके दो पार्ट करो। जो तुम्हारा जो क्लियर सोल्यूशन था, इसके दो पार्ट कर लो, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख लो, है ना। और एक काम करो, इसके जब डिवाइड कर दो, इसके दो पार्ट में डिवाइड कर दो इसको, है ना। एक एक पार्ट 1 हो गया इसका, और इसका एक पार्ट 2 हो गया। दो पार्ट में आप इसे डिवाइड कर लो। तो अब क्या करो, जो आपका पार्ट 1 था, पार्ट 1 में केमोनोफोर सोल्यूशन मिला के देखो, केमोनोफोर सोल्यूशन मिला के देखो। अगर केमोनोफोर सोल्यूशन, समझना, अगर केमोनोफोर सोल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस हो गया, डिकलराइज हो गया, तो पक्के से तुम्हें एग्जामिनर ने क्या दिया था, ये दिए थे। क्योंकि ये गैस कौन सी थी, ये SO2 थी, क्योंकि SO2 गैस ही क्या करेगी, है ना। ये काम किसका है ना, ये काम किसका है, ये काम है SO2 गैस का। यहाँ पे SO2 गैस क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। SO2 गैस जो है ना वो कंफर्म हो जाएगी इस तरीके से। ओके, आ रहा बात समझ में। और अगर क्या हुआ, इसी पार्ट में, इसी पार्ट में क्या कर लो, इसी पार्ट में आप मान लो एक स्टूडेंट ऐसा हुआ, मैंने दो अलग अलग को दिया। एक स्टूडेंट ने ऐसा किया कि पार्ट 1 में केमोनोफोर मिलाया, एक स्टूडेंट ऐसा था इसने पार्ट 1 में केमोनोफोर मिलाया और उसको यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला, ये पिंक का पिंक ही रहा। भाई ये भी पिंक था, पिंक भाई ये कैसा था, ये कलरलेस था। तो पिंक कलर का सॉल्यूशन मिलाया तो देखा यार पिंक कलर का पिंक कलर ही बना हुआ है, कुछ है ही नहीं, पिंक कलर ही, पिंक कलर रिमेन, पिंक कलर जो है ना वो रिमेन है, रिमेन्स एज इट इज, है ना। ठीक है, ये ऐसे ही बना हुआ है। तो पिंक कलर जो है ना वो वैसे का वैसा बना हुआ, कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे CO2 रहा होगा, क्योंकि CO2 गैस जो है ना वो क्या करेगा, CO2 गैस केमोनोफोर सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। पार्ट 2 का क्या करना, अरे पार्ट 2 में K2Cr2 मिला के देख लो। पार्ट 2 में अगर आपने केमोनोफोर मिला, एक बार और कंफर्म कर लो, K2Cr2 सॉल्यूशन मिला के देख लो, अगर ग्रीन हो जाए तो SO2, अगर रिएक्शन नहीं हो जाए तो CO2। तो इस तरीके से क्या करोगे, SO2 और CO2 के बीच में डिफरेंस, मैंने कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सबका डिफरेंस बता दिया है पिछले क्लास में। पिछले 2 क्लास में आपको कार्बोनेट बाइकार्बोनेट इन सब का डिफरेंस है, CO2 है, SO2 है, इन सब के बारे में सारा कुछ बता दिया है। तो दिस इज द अप्रोच, जिस अप्रोच से आप क्या कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। बाइसल्फाइड और सल्फाइड का डिफरेंस कैसे करना है, आप सॉल्बिलिटी से कर लेना, जो सॉल्बिलिटी से तो कर ही सकते हो ना, सॉल्बिलिटी से कर सकते हो ना, है ना। आप इसे सॉल्बिलिटी से कर सकते हो। कैसे, बाइसल्फाइड सॉल्युबल होते हैं
और जो ये होते हैं है ना, ये जो होते हैं कौन से, जो सल्फाइट होंगे वो क्या होंगे, वो सॉल्युबल नहीं होंगे इस तरीके से। ओके, तो यहां तक मैं रखता हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास जो है ना वो आपकी मैं क्या करूंगा, मैं सल्फाइड सॉल्ट जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगी उसमें डायरेक्ट केमनोफोर, हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट ही मिला के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्ट भी मिला के देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना, डायरेक्ट केमनोफोर मिलाकर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में आप मिल्कीनेस वाला काम मत करिए, यही मिला के देख लीजिए, वहां पे भी आपको पता चल जाएगा कि वहां पे भी आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से होमवर्क में आप सॉल्ट एनालिसिस का सेक्शन एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए और सेक्शन बी कर लीजिएगा, सॉल्ट एनालिसिस का सेक्शन ए और सेक्शन बी कर लीजिएगा। ठीक है, जिनको ये नहीं पता है, यूट्यूब चैनल नहीं पता है, ठीक है, वो यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लें, है ना, यूट्यूब चैनल को भी देख लो, मैं उसी पे आपको आज की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, है ना। यूट्यूब चैनल क्या है, क्या नाम क्या है, केमिका IIT एंड मेडिकल एग्जाम केमिस्ट्री, ये यूट्यूब चैनल है ना, इसको भी आप फॉलो कर, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, निशांत कह रहा है बकवास चैनल है, बढ़िया, थैंक यू निशांत, आप एक अच्छा चैनल बनाइएगा, आप एक बस बढ़िया चैनल बनाओ, है ना। ठीक है, पी ब्लॉक के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, पी ब्लॉक के लिए मैं जो है ना कुछ कर रहा हूँ। CO2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, CO2 के ऊपर लिखा है नो रिएक्शन, ये लिखा है CO2 के ऊपर नो रिएक्शन लिखा है, नो रिएक्शन, और यहाँ पे जो लिखा है वो क्या लिखा है, CO2 और SO2 लिखा हुआ है ना, यहाँ डायोट एसिड लिखा है, यहाँ पे नो रिएक्शन लिखा हुआ है। केमोनोफोर पिंक कलर में रिमेन रहेगा, वहां पे ये रहेगा। ठीक है, ओके, चलो, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग रोक देते हैं और